चीनी उद्योग के बारे में जानने से पहले बच्चों हमें ये देख लेना है कि आखिर में चीनी किस चीज़ से हमें प्राप्त होती है। विदेशों में बच्चों चीनी गन्ना, चुकंदर, शकरकंद, ठीक है बच्चों, और अन्य दूसरे प्रकार की चीज़ों से चीनी प्राप्त होती है। लेकिन भारत में बच्चों चीनी प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत है केवल गन्ना, ठीक है। हालांकि दूसरी चीज़ों से भी प्राप्त होती है, लेकिन बड़ी मात्रा में भारत में गन्ने से ही चीनी प्राप्त होती है, ठीक है बच्चों। गन्ने से चीनी प्राप्त करने की दिशा में हम ये जानते हैं बच्चों कि पुरातन समय से ही भारत में गुड़, खांडसारी और चीनी, इस तरीके की चीज़ों का जो उत्पादन था पुराने समय से ही होता था। चीनी जैसी चीज़ थी बच्चों ये अंग्रेज़ों के समय के बाद हुई, जबकि खांड, गुड़ और विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें थी वो पुरातन समय से ही प्राप्त हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर खांडसारी उद्योग के अंतर्गत सभी प्रकार की चीज़ें आती है। तो भारत में गन्ने का जो उत्पादन है वो आज से नहीं, पुरातन काल से ही होता आ रहा है, क्योंकि गन्ना का जो पौधा है वो भारत का मूल पौधा माना जाता है, ठीक है बच्चों। तो गन्ने का जो पौधा है या गन्ना है भारत का मूल पौधा माना जाता है। इसी वजह से आदि काल से ही हम गन्ने का उत्पादन करते आ रहे हैं और गन्ने से उत्पाद प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखते हैं कि खांडसारी उद्योग में प्राचीन काल से ही हम इसका उपयोग करते आ रहे हैं, जिसका उल्लेख अथर्ववेद, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज के लेखों में भी हमें मिलता है। अर्थात पुराने समय से ही, हजारों साल से ही हम गन्ने का और उससे प्राप्त जो उत्पाद है इनका उपयोग हम करते आ रहे हैं बच्चों। ये किस प्रकार का उद्योग है? कृषि पर आधारित उद्योग है, क्योंकि इसका जो कच्चा माल है वो गन्ना है, और गन्ना कहाँ से प्राप्त होता है बच्चों? कृषि से हमें प्राप्त होता है। गन्ना तथा चीनी उत्पादन में भारत प्रमुख स्थान रखता है, अर्थात प्रथम 5 में भारत का स्थान आता है, कभी दूसरा, कभी तीसरा, ठीक है, ऊपर नीचे, जैसे कि हर साल बदलता रहता है। इस तरीके से भारत का गन्ना और चीनी दोनों में ही प्रमुख स्थान है, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखें तो ये कैसा उद्योग है? मौसमी उद्योग है, अर्थात जब गन्ने की पैदावार होती है उन्हीं महीनों में ये चीनी उद्योग सफल होता है, चीनी उद्योग कार्य करता है। उसके पहले और उसके पश्चात यह उद्योग नहीं चलता। जब पिराई का मौसम होता है बच्चों, पिराई का मतलब होता है गन्ने से चीनी निकालने का जो प्रोसेस होती है, उससे रस निकालने की जो प्रोसेस होती है उसे पिराई कहते हैं। तो पिराई का जो मौसम होता है उसी समय ये उद्योग कार्य करता है, उससे पहले और उसके पश्चात इस उद्योग का कार्य नहीं होता है, ठीक है बच्चों। तो हमने देखा कि यह मौसमी उद्योग है। इसके बाद देखते हैं बच्चों हम कि आधुनिक आधार पर, पुरातन समय से तो हम गुड़ और खांड का प्रयोग करते आ रहे थे, लेकिन आधुनिक आधार पर सन 1903 में इसका विकास हुआ बिहार राज्य में, ठीक है। और बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उन्हीं क्षेत्रों में इसका लगातार रूप से विकास हुआ और अनेक भागों में इसका विस्तार भी होने लगा, ठीक है। तो चीनी का भारत में आधुनिक आधार पर कहाँ हुआ बच्चों? बिहार राज्य में 1903 में, ठीक है। वहाँ गन्ने की उत्पादन क्षमता पहले से ज़्यादा थी, पहले से गन्ना उत्पादित किया जाता था, इस वजह से वहाँ पर शुरुआती दौर में बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में चीनी उद्योग विकसित हुआ, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग के पश्चात कृषि आधारित उद्योगों में सबसे बड़ा उद्योग है। वैसे यदि मैं सबसे बड़ा उद्योग बात करूं बच्चों, कृषि आधारित जो उद्योग है उनमें सबसे बड़ा जो उद्योग है वो है सूती वस्त्र उद्योग, और उसके पश्चात कोई उद्योग आएगा बच्चों तो वो आएगा चीनी उद्योग, ठीक है। तो सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। यहाँ पर बच्चों जो कच्चा माल, सूती वस्त्र उद्योग में जो कच्चा माल उपयोग में लिया जाता है वो कौन सा लिया जाता है? कपास ली जाती है, और कपास कृषि से हमें प्राप्त होती है। उसके पश्चात मैं बात करूँ सूती वस्त्र के बाद, चीनी उद्योग कृषि आधारित उद्योगों में प्रमुख स्थान रखता है। अब इस उद्योग की अवस्थिति किन किन कारकों पर प्रभावित होती है, आइए देखते हैं कि आखिर ये उद्योग कहाँ कहाँ लगाया जाएगा, ठीक है। बाहर हास उद्योग, हमने देखा था बच्चों पिछली क्लास में भी कि यह उद्योग किस प्रकार का है? बाहर हास, अर्थात बाहर में कमी होती है। जब कच्चा पदार्थ या कच्चा माल
बच्चों यहाँ पर कच्चा माल क्या है? गन्ना। अब गन्ने से यदि हम प्राप्त करते हैं उत्पाद तो चीनी या अन्य प्रकार की गुड़, खांड, इस प्रकार की चीज़ें। तो चीनी यहाँ पर उत्पाद है और गन्ना यहाँ पर कच्चा माल है। ठीक है, तो गन्ना से चीनी की बनने के प्रोसेस में बच्चों भार का ह्रास होता है, अर्थात भार में कमी आती है। मैंने पहले भी बताया था बच्चों कि 100 किलोग्राम गन्ने से मात्र 12 किलोग्राम चीनी ही प्राप्त होती है, अर्थात भारी मात्रा में भार का ह्रास होता है, भार में कमी आती है। यहाँ 100 किलोग्राम गन्ने से मात्र 12 किलोग्राम ही चीनी हमें प्राप्त होती है। ये मैक्सिमम है बच्चों, यहाँ पर 8 से 12 किलोग्राम वेरी करती है। अलग अलग स्थानों का जो गन्ना है वो अलग अलग स्थान पर देखा जाए तो उनमें रस की मात्रा के आधार पर 8 से 12 किलोग्राम ही हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कैसा उद्योग है बच्चों? भार ह्रास उद्योग है। इस कारण से गन्ना उत्पादित क्षेत्रों में ही यह उद्योग लगाया जाएगा। कौन सी जगह पर लगाया जाएगा? जहां इसका कच्चा पदार्थ, कच्चा माल जहां उत्पादन किया जाएगा। कच्चा माल कौन सा है? गन्ना है। तो जहां जिन क्षेत्रों में गन्ना उत्पादित किया जाएगा उन्हीं स्थानों पर चीनी उद्योग लगाया जाएगा। ठीक है, गन्ने की कटाई के पश्चात तुरंत कारखानों में पहुंचाया जाना भी अनिवार्य है। जैसे गन्ने की कटाई होती है बच्चों, तुरंत उसे कारखानों में पहुंचाया जाना आवश्यक है। क्यों पहुंचाया जाना आवश्यक है? क्योंकि यदि हमने इसे समय लगा दिया बच्चों तो क्या होगा? इसमें 2 कारण हो सकते हैं। 2 कारण कौन कौन से हो सकते हैं? समय यदि अधिक लगा तो एक तो सुक्रोज की मात्रा, जो इसमें रस होता है बच्चों, वो घटने लगती है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे गन्ने का जो रस है वो कम पड़ता जाएगा, अर्थात सुक्रोज की मात्रा कम पड़ती जाएगी। ठीक है, इसके अलावा यदि हमने दूरी पर ले गए, अधिक दूर पर ले गए तो परिवहन अर्थात भाड़ा, जो परिवहन व्यय होगा, भाड़े में जो खर्चा होगा वो भी बढ़ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं कि गन्ने को ले जाना ज़्यादा टफ है बजाय के उसके उत्पाद चीनी को। ठीक है, तो 100 किलोग्राम गन्ने को यदि हम ले जाएंगे, उसका परिवहन व्यय देखेंगे, उसके बजाय हम चीनी को ही ले जाएं। इस वजह से यह जो उद्योग है वो कहाँ पर लगाया जाएगा बच्चों? जहाँ पर गन्ना की प्राप्ति हमें हो रही है। ठीक है, इसके बाद देखो, आधुनिक परिवहन के साधनों के बावजूद भी यदि कोई कहे कि चलो ठीक है आधुनिक परिवहन के साधन हो गए, जैसे कि ट्रेन है, तेज चलती हुई गाड़ियां है, मोटर व्हीकल है, ट्रैक्टर है, यदि इन पर भी यदि हम बात करें बच्चों तो भी 70-75 किलोमीटर से अधिक दूरी पर इनको ले जाना संभव नहीं है। जबकि पुरातन समय में जब केवल बैलगाड़ी थी वहाँ तो 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर से ज़्यादा ले जाना बिल्कुल भी संभव नहीं था, क्योंकि बैलगाड़ी धीरे चलती है। यदि हम बात करें आधुनिक परिवहन के साधनों की, तब भी बच्चों 70-75 किलोमीटर से ज़्यादा ले जाना संभव नहीं है। यदि अधिक दूरी तक यदि हम ले गए तो एक तो परिवहन लागत बढ़ जाती है, मैंने बताया, साथ ही सुक्रोज की मात्रा में भी कमी होने लगती है। इस वजह से जहाँ पर गन्ना उत्पादित किया जाएगा वहीं पर ही चीनी उद्योग विकसित किया जाएगा। ठीक है बच्चों, साथ ही हमें एक चीज़ और देखने को मिली बच्चों कि ऊर्जा के लिए गन्ने की खोई ईंधन के रूप में यहाँ पर काम में ली जा सकती है। अब गन्ने की खोई क्या होती है बच्चों? गन्ने से जब रस निकाल लिया जाता है तो उसमें जो उत्पाद बचता है, जो प्रोडक्ट बच जाता है, उसे हम खोई कहते हैं। ठीक है, और उस खोई का उपयोग हम ईंधन के रूप में ले सकते हैं। इस वजह से इस उद्योग, जो चीनी उद्योग है बच्चों, इसमें ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, बाह्य ऊर्जा, ठीक है, तो इसकी खुद की बनाई हुई खोई से ही हम ईंधन प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए ऊर्जा की ज़्यादा समस्या नहीं है। इसलिए कोयला क्षेत्र या जल विद्युत जैसी चीज़ों की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। इसलिए केवल और केवल एक ही कारक जिम्मेदार है, वो है क्या बच्चों? कच्चा माल। ठीक है, दूसरे प्रकार के कारक यहाँ पर गौण हैं। ठीक है, अब कच्चा माल जहाँ होगा वहीं चीनी उद्योग लगाया जाएगा। इसका वितरण बच्चों हम देखें कि भारत में कौन कौन से क्षेत्रों में चीनी की मिलें स्थापित है, तो देखते हैं कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा कर्नाटक में ही भारत में अधिकांश चीनी मिलें है। इन्हीं राज्यों में 90% से अधिक चीनी मिलें इन्हीं राज्यों में मिलती है बच्चों, है ना। इसके बाद देखें, पहला है हमारा उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश की बात करें बच्चों तो मानचित्र में आगे देखेंगे कि ये दो मुख्य क्षेत्र हैं इसके जहाँ पर गन्ना उत्पादित किया जाता है, और चूंकि गन्ना जहाँ उत्पादित होता है वहीं पर चीनी मिलें स्थापित है। तो दो क्षेत्र कौन कौन से हैं बच्चों? एक तो गंगा यमुना दोआब, दूसरा है तराई का क्षेत्र। ठीक है, हम आगे मानचित्र में देखेंगे कि यहाँ गंगा जमुना दोआब कौन सा है और तराई का क्षेत्र कौन सा है। यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ बच्चों कि गंगा और यमुना जो नदी बहती है उनके जो मध्य का जो क्षेत्र है उसे गंगा यमुना दोआब कहते हैं। तराई का जो क्षेत्र है वो हिमालय के नीचे, ठीक है बच्चों, हिमालय के नीचे जो तराई का क्षेत्र है वहाँ पर भी भारी मात्रा में गन्ना उत्पादित किया जाता है। इसके अलावा बात करूँ तो भारत में सर्वाधिक चीनी मिल उत्तर प्रदेश में है, और लेकिन पिछले कुछ वर्षों से, पिछले कुछ सालों से बच्चों उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में कंपटीशन लगातार रूप से बढ़ रहा है। तो कभी तो उत्तर प्रदेश प्रथम पे आ जाता है, कभी महाराष्ट्र प्रथम पे आ जाता है, हर साल बदलता रहता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश बच्चों, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में प्रतिस्पर्धा लगातार रूप से बनी रहती है। दोनों राज्यों में चीनी उत्पादन के मामले में प्रतिस्पर्धा लगातार रूप से हमें देखने को मिलती है। आइए यूपी के अंदर उत्तर प्रदेश में कौन कौन से ज़िले महत्वपूर्ण हैं? सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर। यदि मैं बात करूं तराई क्षेत्र में बच्चों तो गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, सीतापुर, गोंडा, अयोध्या आदि प्रमुख उत्पादक जिले हैं जहां पर चीनी मिल उपस्थित है। ठीक है बच्चों, तो उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है। साथ ही महाराष्ट्र का स्थान भी प्रथम कभी कभी आ जाता है। दोनों में हमने देखा कि प्रतिस्पर्धा लगातार रूप से पाई जाती है। यहाँ सबसे बड़ा जो केंद्र है वो है अहमदनगर। अहमदनगर जो जिला है बच्चों वो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक केंद्र है। अन्य उत्पादक जिलों में कोल्हापुर, पुणे, उत्तरी सतारा, दक्षिणी सतारा, सोलापुर और औरंगाबाद जिले हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखूं मैं तो तीसरा है आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना, या फिर यूँ कह सकते हैं पुराना आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर मैं बात करूँ बच्चों तो पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, विशाखापट्टनम, निज़ामाबाद, हैदराबाद, मेडक और चित्तूर आदि जिलों में चीनी मिल स्थित है। कर्नाटक की बात करूं बच्चों तो बेलगांव, राचूर, पांडवपुरा, समेश्वर आदि क्षेत्रों में चीनी मिल है। बिहार में बच्चों उत्तरी बिहार, यहाँ पर भी तराई वाला जो क्षेत्र है उत्तरी बिहार में, वहीं पर चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पटना आदि क्षेत्रों में चीनी मिल उपस्थित है। ठीक है बच्चों, और तमिलनाडु के अंदर मैं बात करूँ तो कोयम्बटूर, अरकार, रामनाथपुरम आदि क्षेत्रों में चीनी मिल है। और अन्य राज्यों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी कुछ मात्रा में चीनी मिल उपस्थित है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमने देखा कि विभिन्न राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में कहाँ कहाँ चीनी मिल है, उनके क्या कारण हैं। इसके बाद देखते हैं इस मैप के अंतर्गत कि आखिर में ये चीनी मिल कौन कौन से क्षेत्रों में कहाँ कहाँ पर उपस्थित है। ठीक है बच्चों, दिए गए मानचित्र में हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं बच्चों कि उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, लखीमपुर, शाहजहांपुर, बरेली अर्थात पश्चिमी यूपी के इस क्षेत्र में, पश्चिमी यूपी के इन क्षेत्रों में भारी मात्रा में हमें चीनी मिल दिखाई देती है। उसके बाद देखो बच्चों यूपी और बिहार के जो तराई क्षेत्र है, ठीक है बच्चों, यूपी और बिहार के तराई क्षेत्रों में गोंडा, गोरखपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, देवरिया, बस्ती और यहाँ गया भी इसमें शामिल है जहाँ पर चीनी मिल उपस्थित है। यदि मैं बात करूँ बच्चों पंजाब में फगवाड़ा और धूरी, राजस्थान में गंगानगर, गुजरात में राजकोट। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से उत्तरी भारत में यहाँ इन क्षेत्रों में चीनी मिल उपस्थित है जो कि गन्ना उत्पादित क्षेत्रों में ही पाई जाती है। यदि मैं बात करूँ दक्षिण भारत में बच्चों, दक्षिण भारत में इसका विस्तार लगातार रूप से बढ़ रहा है। इसकी चर्चा हम आगे की स्लाइड्स में करेंगे। यहाँ पर महाराष्ट्र में अहमदनगर सबसे बड़ा केंद्र है, हमने देखा था शोलापुर और सतारा। कर्नाटक में बेलगांव और शिमोगा। आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम,
विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा और चित्तूर। तमिलनाडु में कोयम्बटूर और तिरुचिरापल्ली, साथ ही पुडुचेरी जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ भी चीनी उद्योग विकसित अवस्था में है। तो हमने देखा बच्चों यहाँ पर या तो ये यूपी बिहार के इन क्षेत्रों में पाया जाता है मुख्य रूप से, या फिर दक्षिण के इन राज्यों में मिलता है। मध्य भारत में इसकी उपस्थिति लगभग नगण्य है। ठीक है, अब हमें यह भी देखने को मिल रहा है बच्चों कि उत्तर भारत का जो चीनी उद्योग था, जो पहले काफ़ी विकसित अवस्था में था, वो लगातार रूप से दक्षिण भारत की ओर शिफ्ट होता जा रहा है। इसके क्या कारण हैं? ऐसे कौन कौन से कारक जिम्मेदार है जिसके कारण से उत्तर भारत में चीनी उद्योग का विस्तार दक्षिण भारत में हो रहा है? आगे की स्लाइड्स में हम देखेंगे। ठीक है, तो इस मैप में हमने देखा कि भारत में चीनी उद्योग कहाँ कहाँ पर है। इस मैप के आधार पर बच्चों अपने जो खाली मैप है उसमें चीनी उद्योग के क्षेत्रों को दर्शाना है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं बच्चों हम कि चीनी उद्योग का दक्षिण भारत की ओर स्थानांतरण। ठीक है, हमें यह भी ट्रेंड देखने को मिल रहा है बच्चों कि उत्तर भारत जो कि सर्वाधिक चीनी उत्पादक क्षेत्र था अभी तक, वो लगातार रूप से कम होकर के दक्षिण भारत की ओर शिफ्ट हो रहा है। पहले उत्तर प्रदेश तथा बिहार में 90% चीनी तैयार होती थी बच्चों, अब ये क्षेत्र घट करके केवल 60% रह गया है। ऐसे कौन कौन से कारण हैं? इसके कारण है बच्चों दक्षिण भारत की उष्णकटिबंधीय जलवायु, जिसमें गन्ना मोटा तथा अधिक रसयुक्त होता है। हम जानते हैं कि दक्षिण भारत में कैसी जलवायु है? उष्णकटिबंधीय जलवायु है। अपेक्षाकृत उत्तर भारत से दक्षिण भारत में अधिक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। ठीक है, हमने देखा। इस कारण से जो दक्षिण भारत का जो गन्ना है वो अधिक मोटा होता है, उसमें रस की मात्रा भी अधिक होती है। साथ ही दक्षिण भारत की जो जलवायु है बच्चों वो आर्द्र प्रकार की भी होती है, तटीय अवस्थिति होने के कारण। ठीक है, इसके अलावा बात करूं बच्चों, उष्ण व आर्द्र जलवायु के कारण गन्ने की पिराई 8 माह तक होती है। गन्ने की जो पिराई है वो 8 माह तक होती है, जबकि उत्तर भारत में मात्र 4 महीने की होती है। ठीक है, यहाँ पर दक्षिण भारत में बच्चों 8 माह तक और उत्तर भारत में बच्चों केवल 4 माह तक गन्ने की पिराई होती है। पिराई का अर्थ होता है बच्चों, हम जैसे कि मैंने पहले बताया था, गन्ने से गन्ने का रस प्राप्त करना वो पिराई कहलाता है, और उसी रसी से हम दूसरे प्रकार के प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं, जैसे कि गुड़ है, खांड है, चीनी है। ठीक है बच्चों, तो ये पिराई है वो दक्षिण भारत में 8 महीने तक चल सकती है। ठीक है, जबकि उत्तर भारत में शुष्कता होने के कारण, ठीक है, उत्तर भारत में शुष्कता होने के कारण 4 महीने में ही यह चल सकती है। और दक्षिण भारत की जो जलवायु है बच्चों वो कैसी है? उष्ण है और आर्द्र है, साथ ही तटीय इसकी अवस्थिति है। ठीक है, 3 तरफ समुद्र से जुड़ा हुआ है। इस कारण से यहाँ की जलवायु के कारण भी इसकी पिराई 8 महीने चल सकती है। इसके अलावा बात करूँ बच्चों, दक्षिण भारत में अधिकांश जो मील है वो नई है। जैसे कि हम जानते हैं कि आज़ादी के समय से पहले और उसके पश्चात भी उत्तर भारत में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार में ही अधिकांश चीनी मिलें थी, लेकिन धीरे धीरे, ठीक है बच्चों, लेकिन धीरे धीरे दक्षिण भारत में इसका विकास होता गया। इस कारण से इसकी यहाँ पर मिलें अपेक्षाकृत नई है और उत्तर भारत में पुरानी हो चुकी है। साथ ही मैं बात करूँ, दक्षिण भारत में चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र की है, जिनका संचालन अच्छे तरीके से होता है। बच्चों यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि दक्षिण भारत की जो चीनी मिलें हैं वो सहकारी क्षेत्र की है। ठीक है, अब सहकारी क्षेत्र की होने से क्या अर्थ हुआ बच्चों? आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या मतलब हुआ। सहकारी क्षेत्र का मतलब होता है बच्चों कि किसी गाँव में या किसी क्षेत्र में जो गन्ना उत्पादक जो किसान हैं, उन्हीं के आपसी सहयोग से या सहकार से सहकारिता विभाग के प्रोत्साहन के द्वारा वो आपस में चीनी मिल स्थापित कर देते हैं, या सहकारिता विभाग चीनी मिल स्थापित कर देता है। तो जिससे जितना ज़्यादा कोई काम करेगा, माना कि कोई गांव है वहाँ पर चीनी मिल स्थापित है और वहाँ सहकारिता के आधार पर चीनी मिल स्थापित है, तो बच्चों जितना ज़्यादा वहाँ पर गन्ना आएगा, जितने ज़्यादा फायदा पहुँचेगा, जितना ज़्यादा लाभ पहुँचेगा, तो स्थानीय रूप में ही उनको लाभ पहुँचा दिया जाएगा। निजी या सरकारी रूप से इनमें होने पर यहाँ पर ये नुकसान हो सकता था। निजी यदि उद्योग लगाया इसमें तो वो प्रॉफिट के लिए काम करेगा, अपना लाभ ज़्यादा कमाएगा, और सरकारी क्षेत्र में होने से यहाँ के संचालन में समस्या भी हो सकती थी। इस वजह से सहकारी क्षेत्र में होने के कारण दक्षिण भारत में
जो चीनी मिलें हैं वो सहकारी क्षेत्र में होने के कारण अधिक लाभकारी है और संचालन करने के योग्य है, जिससे कि वहाँ अच्छा काम हो रहा है। ठीक है बच्चों, इसके बाद मैं बात करूँ तो चीनी उद्योग की क्या क्या समस्याएं हैं। आखिर ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिससे कि चीनी उद्योग को समस्या उत्पन्न हो रही है। पहली है बच्चों मौसमी उद्योग। ये सबसे बड़ी समस्या है चीनी उद्योग की कि यह केवल मौसमी उद्योग है। यहाँ पर 4 महीने का काम होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया उत्तर भारत में केवल 4 महीने का काम होता है। बाकी के वर्ष के 8 महीने बच्चों, बाकी के समय के 8 माह वहाँ पर बेरोजगारी देखी जाती है। यह बहुत बड़ी समस्या है। सरकार के सामने भी समस्या है, किसानों के सामने भी समस्या है और मजदूरों के सामने भी समस्या है कि आखिर ये 8 महीने क्या करे। यहाँ पर ये जो बेरोजगारी की जो समस्या देखने को मिलती है, यहाँ पर इस वजह से यह मौसमी उद्योग हमारे लिए एक समस्या का कारण बनता जा रहा है। यदि हमने 8 माह इनको रोजगार प्रदान कर दिया किसी भी प्रकार का, चाहे कुटीर रोजगार हो, कुटीर उद्योग हो, ठीक है, चाहे छोटे लघु उद्योग हो, यदि इनको प्रदान कर दिया तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। ठीक है, तो पहला हमारी समस्या है यह मौसमी उद्योग है, 12 महीने या वर्ष भर चलने वाला उद्योग नहीं है। दूसरा है बच्चों गन्ना का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है। भारत में दूसरे देश जैसे ब्राज़ील है, इन देशों की अपेक्षा में भारत में गन्ना का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है। ठीक है, तो हमें इसकी उत्पादकता बढ़ानी चाहिए। सरकार भी इस प्रकार के प्रयास कर रही है और देश में विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक भी इस प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। किसानों को भी ऐसे प्रयास करने चाहिए, ठीक है, जिससे कि गन्ने के प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है अर्थात इसकी उत्पादकता किस प्रकार से बढ़े, इस पर कार्य चल रहा है। तीसरा है बच्चों गंधक की समस्या है। चीनी उद्योग में गंधक का बहुत बड़ा योगदान है। गंधक यहाँ पर प्रयोग में ली जाती है, लेकिन भारत में गंधक नहीं पाया जाता बच्चों, तो और गंधक को बाहर से आयात करना पड़ता है। तो इस आयात में काफ़ी खर्चा आता है, साथ ही हमारी जो विदेशों पर निर्भरता है वो भी बढ़ जाती है। इसलिए गंधक की भी भारत में समस्या है। इसके बाद में बात करूँ बच्चों, चौथा है परिवहन पर अधिक व्यय। हम सब जानते हैं कि परिवहन, जो गन्ने का जो परिवहन किया जाता है उस पर व्यय अधिक होता है, खर्चा अधिक होता है। तो यह भी इस उद्योग की बहुत बड़ी समस्या है। बड़े बड़े ट्रैक्टरों में, बड़े बड़े ट्रॉलियों में ले जाते हैं और टनों को यदि हम ले जाए तब कुछ मात्रा में हमें चीनी प्राप्त होती है। तो यह भी एक बड़ी समस्या देखने को मिलती है। गन्ना का ऊंचा मूल्य। भारत में बच्चों गन्ना का मूल्य ऊंचा है, जिस वजह से चीनी उद्योग की समस्या देखने को मिलती है। साथ ही इसका सकारात्मक पहलू भी एक है बच्चों। गन्ना का ऊंचा मूल्य होगा तो किसानों को ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे, जिससे कि उनकी आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को दूर भी किया जा सकता है। तो सरकार को या दूसरे संस्थानों को यदि हम कुछ ऐसी राहत दे किसानों को, सरकार और संस्थान यदि किसानों को राहत दे बच्चों, जिससे कि गन्ना का जो मूल्य है उसमें कुछ सब्सिडी टाइप जैसी चीज़ें हो जाए, ठीक है, जिससे कि चीनी उद्योग की समस्या भी कम हो जाए और किसानों की समस्या भी दूर हो जाए, इस तरीके का कुछ प्रयास यदि करे, ठीक है, तो यह समस्या भी दूर हो सकती है। अगली है मिलों का आकार। भारत में बच्चों देखा जाए तो मिलों का आकार छोटा है, तो उसकी उत्पादन भी कम होता है। इस वजह से यह भी एक समस्या है। यदि बड़ी आकार की मिलें होंगी तो उत्पादन ज़्यादा होगा, उनकी लागत कम आएगी। ठीक है, अगला है बच्चों पुरानी मशीनें। विशेष रूप से मैं बात करूं तो उत्तर भारत में मशीनें काफ़ी पुरानी हो चुकी है, ठीक है, तो ये पुरानी मशीनें भी समस्या का एक नया कारण है। अगला है बच्चों गौण उपज का उपयुक्त उपयोग न होना। सीसा है, खोई है, ऐसी जो गौण उपज इससे प्राप्त होती है उनका उपयुक्त उपयोग नहीं हो पाता। बहुत सारे कारण हैं बच्चों इनका उपयोग नहीं होने का, जैसे कि उनकी इंडस्ट्री है, बोतल बनाने की है, अल्कोहल बनाने की जो उनकी इंडस्ट्री है वो इन क्षेत्रों से काफ़ी दूर है। इस वजह से परिवहन में भी समस्या होती है और दूसरी प्रकार की जैसे कि उपयोग में नहीं होना, ये भी एक प्रकार की समस्या होती है। अगला है ऊंचे कर। इस उद्योग में सरकार के द्वारा भी ऊंचे कर लगाए जाते हैं। साथ ही साथ हमें ये देखने को मिले कर यदि हम लगाने भी हैं, यदि इस उद्योग में कर लगाने भी हैं तो उस कर को गन्ना उत्पादित
क्षेत्रों के किसानों के लाभ के लिए लगाएं, साथ ही चीनी मिल उद्योग के लिए लाभ के लिए लगाएं। अर्थात गन्ना और चीनी उद्योग के लाभ के लिए, उनके विकास के लिए ही यदि इन करों का उपयोग किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है बच्चों, तो आज हमने देखा कि चीनी उद्योग क्या होता है, इसके उद्योग की अवस्थिति किस प्रकार की होती है, इसका वितरण कहाँ कहाँ होता है और चीनी उद्योग की क्या समस्या है।